वेलकम स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर आशुतोष मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर लोक प्रशासन, राजकीय महाविद्यालय आबू रोड से। हमारी क्लास है बीए थर्ड ईयर लोक प्रशासन। पेपर का नाम है पेपर सेकंड, भारत में स्थानीय स्वशासन, लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया। हम इसका विकास पढ़ रहे थे। फिलहाल हम पढ़ रहे हैं 73वें संविधान संशोधन की विशेषताएं, जो कि पंचायती राज से संबंधित है, जिसमें हमने आर्टिकल 243A से लेकर के 243H और I तक अध्ययन कर लिया था। एच का संबंध कर लगाने की शक्ति है, उसको कर को एकत्र करने की शक्ति से था। आई जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वित्त आयोग का गठन का प्रावधान यह किया गया था। मैंने इसका आपको हल्का सा ब्रीफ कर दिया था। प्रत्येक 5 साल में स्टेट गवर्नमेंट वित्त आयोग का प्रावधान करेगी। और तो इसमें प्रावधान, इसके पीछे इसका उद्देश्य क्या था वो ब्रीफ कर दूं। उद्देश्य में मतलब नंबर 1, राज्य सरकार द्वारा लगाए गए करों से हुए आय का, यानी कि राज्य सरकार जो कर लगाती है उनसे जो उत्पन्न आय होती है उसका पंचायती राज संस्थाओं के मध्य वितरण। जिस प्रकार से केंद्र और राज्य सरकार के मध्य में एक वित्त आयोग होता है, जो आर्टिकल 280 में इसका वर्णन है, उसका काम जो होता है, अगर उसको हम लोग समझ सकते हैं तो हमको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। वित्त आयोग केंद्र का होता है, हर 5 साल में गठित होता है। उसका काम होता है केंद्र और राज्य सरकार के मध्य करों का बंटवारा करना। उसी प्रकार से उसी सिद्धांत के आधार पर आर्टिकल 243I में प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार जो कर लगाएगी, राज्य सरकार के करों से जो आय होगी उसका राज्य और पंचायती राज संस्थाओं के मध्य वितरण किया जाएगा। दूसरा बिंदु है, पंचायती राज संस्थाओं द्वारा लगाए जाने वाले करों को चिन्हित करने का काम भी वित्त आयोग करेगा। पंचायती राज संस्थाएं कौन सा कर लगाएगी, कौन सा कर नहीं लगाएगी, इसका प्रावधान भी वित्त आयोग इसके सिद्धांतों का निर्माण करेगा। राज्य की संचित निधि से इन संस्थाओं को दिए जाने वाले अनुदान के सिद्धांतों का निर्धारण किस आधार पर, किस प्रक्रिया के तहत, किस नियम के तहत, किस फार्मूले के तहत राज्य सरकार की संचित निधि से इन पंचायती राज संस्थाओं को जो ग्रांट अनुदान दिया जाएगा उसका सिद्धांतों का निर्धारण भी इस वित्त आयोग के द्वारा किया जाएगा। पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए किए जाने वाले उपायों तथा वित्तीय स्वरूप के संदर्भ में सौंपे गए किन्हीं भी अन्य कार्यों का निष्पादन करने के लिए राज्य सरकार वित्त आयोग का गठन करेगा। मतलब कि पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति को सुधार करने के लिए जो उपाय किए जाएंगे या उनके वित्तीय स्वरूप के संदर्भ में जो किसी अन्य कार्यों को, जो अन्य कार्य उसको सौंपे जाएं, यानी वित्त आयोग को पंचायत राज संस्थाओं के वित्तीय आर्थिक सुधार के लिए जो अन्य कार्य वित्त आयोग को सौंपे जाएंगे उनका निर्वहन भी वित्त आयोग करेगा। राज्य विधानमंडल के माध्यम से इस वित्त आयोग का संगठन और उसमें नियुक्त किए जाने वाले सदस्यों की योग्यता, इसका संगठन क्या होगा, कैसे होगा और इसके मेंबरों की योग्यता क्या होगी, इस प्रक्रिया का निर्धारण, योग्यता का निर्धारण, ये सब राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाएगा। संविधान संशोधन के माध्यम से इसके प्रवर्तन के 1 वर्ष की अवधि में, या जब संविधान संशोधन जो हुआ था ये 1993 में, तो उसके 1 साल में कहा गया था कि वे 1 साल में इसका गठन करें। अपेक्षा की गई कि वे अपने संविधान से उक्त प्रावधानों के अनुसरण में स्थानीय वित्त आयोग का गठन करें। पंचायती राज व नगरीय निकायों की वित्तीय स्थिति को समृद्ध करने के लिए संविधान द्वारा संकल्पित अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए राजस्थान में 1995 में प्रथम वित्त आयोग के गोयल की अध्यक्षता और द्वितीय वित्त आयोग हीरलाल देवपुरा की अध्यक्षता में अपने प्रतिवेदन दिए। अब आपको यहाँ पे अब तक जितने भी वित्त आयोग गठित हुए हैं उनके अध्यक्षों के नाम याद होने चाहिए, और कोई विशेष उनकी जो इम्पोर्टेंट मुख्य कोई सिफारिश हुई हो तो उनका भी आपको अध्ययन करना होगा। अक्सर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न अवश्य आता है। अगला बिंदु है पंचायती राज संस्थाओं का लेखा और अंकेक्षण कैसे होगा। जिस प्रकार से हम देखते हैं सभी डिपार्टमेंटों का अकाउंटिंग और उनकी ऑडिटिंग हर विभाग की होती है, तो पंचायती राज संस्थाओं का कैसे होगा, इसका वर्णन आर्टिकल 243J में किया गया है। संविधान संशोधन अधिनियम प्रावधान करता है कि विभिन्न स्तर की पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले लेखा और उसके अंकेक्षण के संबंध में कौन प्रावधान करेगा। जैसे पहले हम पढ़ते आ रहे हैं, इसका राजस्थान विधानमंडल या राज्य विधानमंडल विधि बनाकर इस प्रकार का प्रावधान करेगा। यानी कि 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से 243J के माध्यम से विधानमंडल को ये पावर दे दी गई कि आप अपने स्तर पर इसको कीजिए। पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव से संबंधित प्रावधान बहुत इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 243K ये व्यवस्था करता है कि राज्य में निर्वाचक नामावलियों की तैयारी, चुनाव का आयोजन, पंचायत राज संस्थाओं से चुनाव संबंधित पक्षों का अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए गए राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा। यानी कि राज्यपाल द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग गठित किया जाएगा, जिसका वर्णन 243K में किया गया है।
राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि, उसका टाइम क्या होगा, सेवा शर्तें क्या होगी, इसका निर्धारण कौन करेगा, विधानमंडल के संबंध में ये विधानमंडल इसका प्रावधान करेगा। इस प्रावधान में कहा गया है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उन्हीं कारणों से हटाया जा सकेगा जिन कारणों और रीति से राजस्थान के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, यानी कि रिमूवल, तथा कार्यरत रहते हुए राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन, या कई 4-5-7 प्रश्न यहाँ बन चुके हैं, आप देखिए, उसके कार्यकाल के दौरान कोई भी उसके अलाभकारी उसका परिवर्तन नहीं कर सकते। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रार्थना किए जाने पर उसके लिए विनिश्चित कृत्यों के निर्वाह में सहायता देने के लिए राज्य का राज्यपाल आवश्यक कर्मचारी भी उपलब्ध करवाएगा। इस संविधान संशोधन को नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों तथा पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग आदि क्षेत्रों में परिवर्तित होने से मुक्त रखा गया है। इस संविधान संशोधन के माध्यम से किए गए प्रावधानों को केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भी प्रभावित माना जाता है। इस प्रकार 73वें संविधान संशोधन की मुख्य विशेषता हमारी कंप्लीट होती हैं। देश में पंचायत राज संस्थाओं के क्षेत्र में परिवर्तित कमियों और न्यूनताओं, जिनमें इन संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता का अभाव, इनके अनियमित चुनाव, लंबे समय तक अधिक्रमित रहने, उनके दयनीय आर्थिक दशा, उन्हें पर्याप्त शक्ति अधिकारों का अभाव, अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व तथा संस्थाओं के चुनावों के लिए प्रभावी व्यवस्था के अभाव की स्थितियां प्रमुख थी। इसके लिए 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से बहुत ही सटीक प्रावधान किया गया था। इसी के साथ में 73वां संविधान संशोधन की विशेषताएं यहाँ समाप्त होती हैं। अगला अध्याय में हम अध्ययन करेंगे 74वें संविधान संशोधन की विशेषताएं। थैंक यू।